Hello everyone, welcome to PV Medical Classes, and today's topic is identification and management of minor discomfort of pregnancy. प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ कुछ ऐसे माइनर डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि nausea and vomiting. So nausea and vomiting, especially in the morning soon after getting out of bed, are usually common in primigravide. They usually appear following the first and second missed period and subside the end of first trimester. 50% of women have both nausea and vomiting, 25% have nausea only, and 25% are unaffected. सो नौसिया और वॉमिटिंग ये एक कॉमन सिम्टम है जो कि मॉर्निंग सिकनेस रहती है, जो प्राइमरी फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट है वोमेन उनमें ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है. और जनरली ये जो फर्स्ट और सेकंड मिस्ड पीरियड है, जनरली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है उसमें 50% वोमेन को नौजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, और कुछ ऐसे वोमेन्स होंगी जिनको 25% को सिर्फ नौजिया ही होगा, और बहुत सारे ऐसे प्रेग्नेंट वोमेन भी रहती हैं जिनको नौजिया एंड वॉमिटिंग नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में रहेगा मॉर्निंग सिकनेस में. Three main measures can reduce the problem: dietary change, to take dry toast biscuit and protein rich meals, frequent small fluid fatty foods are avoided, behavior modification to avoid personal triggering factors. The woman can identify herself this factor. Initial supplementation with vitamin B and B is started. So कुछ कुछ ऐसे मेजर्स है जिससे कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है या थोड़ा रिलीफ मिल सकता है वुमेन को. तो इसमें डाइटरी चेंजेस आएंगे. तो डाइट पैटर्न हम वुमेन का चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उसको ऐसे ड्राई टोस्ट बिस्किट्स ये सब मीन्स अवॉइड करके प्रोटीन रिच डाइट लेना है, और बहुत छोटे छोटे मील्स फूड के लेने हैं, मतलब कि स्किपिंग नहीं करनी है, और स्किप नहीं करना है फूड. जैसे कि अगर मॉर्निंग में 9 o'clock या 8 o'clock वुमेन ने लिया है, उसके बाद 10 o'clock ले सकती हैं, फिर 12 o'clock, ऐसे ऐसे करके स्मॉल स्मॉल अमाउंट का फूड ले सकती हैं इन फ्रिक्वेंट टाइम. जो फैटी फूड्स होते हैं वो वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिसको कि वो चेंज कर सकती हैं, अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर सकती हैं. एंड कुछ कुछ सप्लीमेंट दिए जाते हैं इसमें, जैसे कि विटामिन बी एंड बी स्टार्टेड. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. सो इसमें कॉज एंड इन्वेस्टिगेशन भी आप लिख सकते हो. अगर माइनर डिसऑर्डर ऑफ द प्रेगनेंसी आएगा तो उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है नोजिया एंड वॉमिटिंग. अब इसके कॉजेज, एक तो मॉर्निंग सिकनेस रहती है, और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग ड्यू, और क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंज है वुमेन में, और इसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भी हो सकते हैं. देन इन्वेस्टिगेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में देख लेंगे, और एक्सेसिव अगर वॉमिटिंग है तो वुमेन को डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो रेगुलर इलेक्ट्रोलाइट चेक करने हैं वुमेन के, और हाइड्रेटेड डिहाइड्रेशन चेक करना है. मींस फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन मेनली कर सकते हैं. एंड मैनेजमेंट इसका आता है, तो ये स्मॉल पॉइंट्स में मैंने डिस्क्राइब किया कि जिससे कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको ईजिली नोट्स बनाने में आसानी रहे. तो इसमें मैनेजमेंट आता है रीएश्योरेंस. वुमेन को रीएश्योर कर सकते हैं हम, जिससे कि उनकी एंजाइटी लेवल भी कम होगा. एंड अवॉइडेंस ऑफ फैटी फूड्स, स्मॉल एंड मोर फ्रीक्वेंट फीड्स, pyridoxine can be given.
So next, backache. It is a common problem, 50% in pregnancy. Physiological change that contribute to backache are joint ligament, laxity, relaxin, estrogen, weight gain, hyperlordosis, and anterior tilt of the pelvis. Other factors may be faulty posture and high heel soles, मस्कुलर स्पाज्म, यूरिनरी इन्फेक्शन और कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे ऐसे बैक एक वुमेन में रहते हैं जो कि कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और इसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंज हैं जिससे कि बैक एक होता है, हो सकता है वुमेन में, तो इसमें आता है कि जैसे कि बहुत सारे सर्टेन हार्मोन्स या लेवल्स या वेट गेन हो जाता है वुमेन का, और लॉर्डोसिस मीन जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो जो फीटस का ग्रोथ होते रहता है तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है, और सब जो पेल्विस है वो एंटीरियर टिल्ट ऐसे रहेगा, और जो जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स रहते हैं क्योंकि यूट्रस का साइज इंक्रीज रहता है थ्रू आउट जितने भी ट्राइमेस्टर्स आते हैं, तो उससे भी ये बैकएक की प्रॉब्लम रहती है। एंड कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जिससे कि बैकएक होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि अगर वुमेन का पोस्चर अच्छा नहीं है, मीन्स कि सपोज सिटिंग है या फिर अगर उसका स्लीपिंग पैटर्न भी है, तो वो हम चेक कर सकते हैं और उनको वुमेन को बता सकते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें भी आती है, जैसे कि उनका अगर वुमेन रेगुलरली हाई हील्स पहन रही है तो उसमें भी चांसेस रहेंगे कि बैक एक के, और समटाइम हो सकता है कि यूरिनरी स्पाज्म या यूरिनरी इन्फेक्शन या कॉन्स्टिपेशन से भी ऐसे रह सकता है। एंड एक्सेसिव वेट गेन शुड बी अवॉइडेड, रेस्ट विथ एलिवेशन ऑफ legs to flex the hips may be helpful. Improvement of posture, well-fitted pelvic girdle belt which collect the lumbar lordosis during walking and rest in hard bed often relieve the symptom. Massaging the back muscles, analgesics, and rest relieve the pain due to muscle spasm. बैकएक के लिए हम वुमेन को ये भी मेजर्स बता सकते हैं कि जो उनको एक्सेसिव वेट गेन बेयर नहीं करना है, मीन्स प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन रहता है उसमें टोटल जो प्रेगनेंसी होती है फ्रॉम कंसीव टिल बर्थ तो 11 kg वुमेन का वेट इंक्रीज होता है, बट अगर ऐसे एक्सेसिव वेट ज़्यादा इंक्रीज है या ऑलरेडी प्रेगनेंसी से पहले ही वुमेन का ज़्यादा वेट है तो उसको भी हम बता सकते हैं कि कैसे उन्हें मेंटेन करना है। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वुमेन को रेस्ट और आइदर जो वुमेन के लेग्स है उसको एलिवेट करके उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और मेन इम्पॉर्टेंट है कि पोस्चर कैसे मेंटेन करना है, और वॉकिंग, रेस्ट और अदर मेजर्स से ये सिम्टम्स थोड़ा रिलीव रह जाता है, और मसाज भी कर सकते हैं बैक पे, और एनाल्जेसिक एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर्स ले सकते हैं, एंड रेस्ट और रिलीव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज कॉजेज एंड इन्वेस्टिगेशन। सो कॉमन प्रेगनेंसी का जो कॉज रहता है ये ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेन, फैटिग और लंबर लॉर्डोसिस। एक्सेसिव स्ट्रेन रहेगा और आइदर में बहुत सारा फटीग रहेगा वुमेन को तो भी बैक एक की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड बैक एक को भी एग्जामिन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बाय हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन इसलिए भी है क्योंकि अगर वुमेन को पहले से ही बैक एक की प्रॉब्लम रहती है तो भी पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, तो उसमें हम देख सकते हैं कि पेन मोस्टली वुमेन को जो रीज़न ऑफ एरिया ऑफ पेन है वो अपर पे है, लोअर पे है, मिडिल में है, तो वो भी एरियाज भी चेक कर सकते हैं। एंड अदर जनरली इसमें इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे, सिटी स्कैन जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें रेडियो
रेडिएशन एक्सपोजर होता है वुमेन को। एंड मैनेजमेंट ऑफ बैकएक, सो रेस्ट, वुमेन को रेस्ट प्रोवाइड करना है। पॉस्चर इम्प्रूवमेंट, कैसे वुमेन बैठ रहे हैं और कैसे उनका पॉस्चर है, तो वो भी बताना है वुमेन को। एंड देन पेल्विक ग्रिडल बेड, सो इन प्रेगनेंसी टाइम पे इस इसका यूज़ भी कर सकते हैं सो दैट कि वुमेन को सपोर्ट मिले। सो नेक्स्ट इज कैल्शियम सप्लीमेंट। कैल्शियम सप्लीमेंट 500 mg ट्वाइस अ डे दे सकते हैं। और लोकल एनाल्जेसिक क्रीम, डाइक्लोफेनेक जेल, और कोई भी मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन ले रही है तो दैट she must be consult with the doctor. And ibuprofen paracetamol thrice a day for 5 to 7 days if there is an infection. And orthopedic surgeons should be consulted if the pain still persists. X-ray is avoided but can be done only if clinically indicated. Next minor disorder है constipation. Constipation is a quite common element during pregnancy. Atonicity of the gut due to the effect of progesterone, diminished physical activity, and pressure of the gravid uterus on the pelvic colon are the possible explanation. Regular bowel habit may be restored with advice mentioned earlier. तो कॉन्स्टिपेशन भी कॉमन रह सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि बहुत सारे जो इफेक्ट रहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन का, और प्रेगनेंसी टाइम में जो फिजिकल एक्टिविटी है वो वुमेन ऐसे इतना नहीं कर सकती जो जो वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में कर सकती है। और एक और मेन ये रहता है इसका कॉज कि अगर जो यूट्रस है उसका प्रेशर जो पेल्विक कोलोन में पड़ेगा तो उससे भी ये चांसेस है कि कॉन्स्टिपेशन रहे वुमेन को। एंड cause and investigation, reduce frequency of stool due to atonicity of gut, progesterone effect and pressure of the gravity uterus. So main जो cause है वो atonicity है और प्रोजेस्ट्रॉन का इफेक्ट है, और एक और चीज़ है कि जो ग्रेविटी यूट्रस है उसका प्रेशर से। कॉन्स्टिपेशन को एक्चुअली इन्वेस्टिगेशंस तो आइदर फिजिकल एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, उसमें बाउल पैटर्न को चेक कर सकते हैं वुमेन को और पूछ सकते हैं कि पर डे बाउल पैटर्न कितना है। मैनेजमेंट, रीएश्योरेंस that must be given to the pregnant woman, change in the diet, more fibers, vegetable and fruits. डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वुमेन की, उसमें फाइबर रिच फूड्स ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक वुमेन को एडवाइस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड लेना है। और फ्लूइड में ऐसे नहीं कि वाटर, अगर उसको जूसेस वुमेन को पसंद है तो जूसेस भी एडवाइस कर सकते हैं। इफ स्टिल कॉन्स्टिपेटेड देन लैक्टुलोज 15 ml ट्वाइस अ डे और spatula husk 2 spoon with water can be given safely at bedtime. लैक्टोलोज भी दे सकते हैं एक दिन में 2 बार, और 2 स्पून ऑफ स्पैचुला हस्क भी दे सकते हैं वाटर के साथ, जनरली बेड टाइम पे। नेक्स्ट है लेग क्रैम्प। It may be due to deficiency of dissolvable serum calcium or elevated serum phosphorus. Supplementary calcium therapy in tablet or syrup after the principal meal may be effective. Massaging the leg
application of local heat and intake of vitamin B 30 mg daily may be effective. लेग क्रैम्प्स भी कॉमन हो सकते हैं प्रेगनेंसी टाइम पे, क्योंकि वुमेन को मोर कैलोरीज चाहिए होती हैं, तो मे बी अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो भी ये चीज़ हो सकती है। और क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, और इफ़ वुमेन कंटिन्यूसली स्टैंडिंग पोजीशन में है तो भी ये चीज़ हो सकती है। कॉजेज चेंज इन ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एंड स्ट्रेस ऑन लेग मसल्स फ्रॉम कैरिंग एक्स्ट्रा वेट, क्योंकि जो फीटस है उसका वेट भी गेन हो रहा है, यूट्रस भी साइज में इंक्रीज हो रहा है, एंड जो वेरियस फिजियोलॉजिकल चेंज है वुमेन में वो भी वेट कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं वुमेन का, तो इससे भी लेग मसल्स पे क्रैम्प हो सकते हैं। मैनेजमेंट जेंटल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज करा सकते हैं वुमेन को, और प्रॉपर फुटवेयर करा सकते हैं जिसमें हील ना हो, और सप्लीमेंट्री कैल्शियम मैग्नीशियम दे सकते हैं एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स।
So acidity and heartburn is common in pregnancy due to relaxation of the esophageal sphincter. Patient is advised to avoid overeating and not to go to bed immediately after the meal. Liquid antacid may be helpful. एसिडिटी और हार्टबर्न भी कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रहता है और जनरली इस पे ये डायरेक्टली वोमेन पे इसलिए अफेक्ट कर रहा है क्योंकि जैसे कि एसिडिटी है हार्टबर्न है जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं बॉडी पे वोमेन की तो उससे हार्टबर्न और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है इससे रिलीफ के लिए रिलैक्स कर सकते हैं इसोफेजियल स्पिंचर को और पेशेंट को एडवाइस दे सकते हैं कि उनको ओवर ईटिंग नहीं करनी है और इमीडिएटली खाना खाने के बाद उनको बेड पे सोने नहीं जाना है एंड जनरली एसिडिटी और हार्टबर्न को कम करने के लिए लिक्विड एंटासिड भी हेल्पफुल होते हैं Cause and investigation. Common complaint due to reflux of gastric or duodenal content or the lower esophagus. जो जनरली कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसलिए भी आते हैं जैसे कि रिफ्लक्स होता है और जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो लोअर इसोफेजल पे है और वोमेन को एसिडिटी फील हो रही है तो ये चीज़ें कॉमन है और इसमें भी फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं मे बी अगर प्रीवियस हिस्ट्री है मे बी वोमेन का ऐसे कोई डाइट है जिससे कि वोमेन को एसिडिटी हो रही है तो वो भी अवॉइड कराना है वोमेन को सो इसका मैनेजमेंट है एसिडिटी और हार्टबर्न का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी सो रीएश्योरेंस एंड मोर फ्रीक्वेंट एंड स्मॉलर मील्स दे सकते हैं ओवर ईटिंग नहीं करनी है वुमेन को ये बता सकते हैं एंड एंटासिड्स सच एज मैग्नीशियम ट्राइसैलिसेट एंड aluminium hydroxide suspension 2 teaspoon 3 to 4 times a day if persist pantoprazole 40 mg OD or ranitidine 150 mg OD is given. Varicose vein in the legs and vulva. Varicosities may appear for the first time or aggravate during pregnancy, usually in the latter months. वेरिकोस वेन भी कॉमन है क्योंकि जितना प्रेशर वोमेन में पड़ता है अगर वो लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसके लेग्स में ज़्यादा प्रेशर होगा और मे बी से वेरिकोस वेन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये फर्स्ट टाइम जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है उसमें भी वोमेन को देखने को मिल सकता है इफ अगर वुमेन में पहले भी कोई ऐसे वेरिकोस वेन वाली हिस्ट्री नहीं है बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेरिकोस वेन वुमेन को है डायग्नोस और समटाइम पोस्टपार्टम पीरियड में भी पता चलता है वुमेन को कि हाँ वुमेन कोई वेरिकोस वेन है सो लैग वेरिकोसाइटिस elastic crepe bandage during movement and elevation of the limbs during rest can be symptomatic relief. Specific therapy is better to avoid it. Varicositis usually disappear following delivery. इसमें वुमेन को बैंडेज यूज़ कर जा सकते हैं और जो वुमेन के लिम्ब है लेग है उनको थोड़ा सा एलिवेट करके रख सकते हैं
रेस्ट से वुमेन को रिलीफ मिल सकता है, तो वुमेन को बेड रेस्ट के लिए करा सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक थेरेपीज रहती हैं, मसाजिंग, ये सब हमें थोड़ा अवॉइड करना है। एंड कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि जो वेरिकोसाइटिस होता है वो आफ्टर द डिलीवरी डिसअपेयर भी हो जाता है। Causes and investigation, so increase blood volume, hormonal change, physical pressure of growing uterus। क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड हार्मोनल चेंज, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, तो इससे भी वेरिकोस वेन की कंडीशंस आ सकती है। एंड है फिजिकल प्रेशर, जो ग्रोइंग यूट्रस है क्योंकि उसका साइज इंक्रीज होता रहता है, फीटल भी ग्रोथ होते रहेगा, तो उससे प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होता है वुमेन के लेग्स में, तो भी चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस में हम फिजिकल एग्जामिनेशंस कर सकते हैं और समटाइम ड्रॉपलेट अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं टू असेस द ब्लड फ्लो और जो फंक्शनिंग है प्रॉपर है कि नहीं है। एंड इसमें जनरली हम जो हाई रिस्क वुमेन रहती हैं उसको चेक करते रहते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं है या उसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो ना हो, तो उससे पहले ही हम ये मेजर्स करने लग जाते हैं कि मैनेजमेंट में सपोर्ट वेयरिंग का कंप्रेशन, स्टॉकिंग, और वुमेन के लेग्स को थोड़ा एलिवेट करके रख देते हैं जैसे कि जो प्रेशर है वो कम पड़े लेग्स में। एंड कंफर्टेबल क्लॉथिंग वुमेन को प्रोवाइड करा सकते हैं। Next is hemorrhoids. Hemorrhoids, it may cause annoying complication like bleeding or may get prolapsed. Regular use of laxative to keep the bowel soft, local application of hydrocortisone ointment and brace the bowels if prolapsed are essential. Surgical treatment is better to be withheld as the condition sharply improve following delivery। तो हेमरॉइड्स को एक कॉम्प्लिकेशन के भी हो सकता है, जैसे कि ब्लीडिंग उसमें हो सकती है, प्रोलैप्स हो सकती है, और जनरली इसको हम लैक्सेटिव दे के रिलीव करा सकते हैं जिससे कि जो बाउल है वो सॉफ्ट हो जाए, और कुछ ऑइंटमेंट्स कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट ऑफ द पाइल्स कर सकते हैं इफ प्रोलैप्स है तो। एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं जिससे कि जो डिलीवरी है वो फिर सही से रहे। And causes and investigation may first appear or exacerbate during pregnancy. Constipation may be there, rectal and anal pain, rectal bleeding. So इसमें constipation के भी कॉज हो सकते हैं क्योंकि अगर मेन लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन वुमेन को है तो भी चांसेस रह सकते हैं हेमरॉइड्स के। हेमरॉइड्स में इन्वेस्टिगेशंस फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसमें हम चेक कर सकते हैं कि वुमेन का बाउल पैटर्न कैसा है एंड कॉन्स्टिपेशनल चेक कर सकते हैं एंड विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं और एनस और डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एंड इसके लिए एक और प्रोसीजर होता है सिग्मोइडोस्कोपी, अगर वुमेन कंफर्टेबल है तो भी कर सकते हैं, जिसमें कि एक स्मॉल स्कोप रेक्टम में यूज किया जाता है जिससे कि हेमरॉइड्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। मैनेजमेंट, अवॉइडेंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, लैक्टुलोज 15 ml twice a day, hemostatic tablet domin thrice a day, local 1% xylocaine ointment, injection treatment or hemorrhoidectomy is rarely required।
सो मेन इम्पॉर्टेंट जो मैनेजमेंट है कि अगर कोई भी वुमेन है उसमें जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिड्यूस करवाना है, उसको अवॉइड करवाना है। अगर किसी वुमेन को है भी तो जल्दी से जल्दी उसको मेडिकेशन दे के ट्रीट करना है, एंड ऑइंटमेंट भी हम यूज करा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, कार्पल टनल सिंड्रोम। सो कार्पल टनल सिंड्रोम is 10% in the pregnant woman and present in the pain and numbness in the thumb, index finger and middle finger. There is weakness in the muscles of the thumb or movement. This is due to compression effect on the median nerve. So प्रेगनेंसी टाइम में कार्पल सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम भी बहुत कॉमन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स होती है जिनमें ये 10% में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कुछ वुमेन्स में इसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहता है। और इसमें जनरली ये जो मसल्स हैं उसको वीक मूवमेंट इनमें हो जाता है मसल्स का, और मेनली जो मसल्स रहती है थंब में, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर में। Physiological change in the pregnancy with retention of excess fluid are common cause. Treatment is symptomatically, and a splint is applied during sleep time to the slight fixed waist to give relief. Corticosteroid injection or surgical decompression is rarely needed, and it resolves spontaneously following delivery. स्प्लिंट का यूज़ कर सकते हैं और रिलीव करा सकते हैं, और उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस दे सकते हैं। एंड जनरली इसका जो ट्रीटमेंट रहता है वो मोस्टली सिम्टोमेटिक रहता है, कि जो वुमेन को प्रॉब्लम है उसी से रिगार्डिंग ट्रीट करते हैं। कॉज एंड इन्वेस्टिगेशन, टिंगलिंग एंड नमनेस, पैरास्थीसिया over the thumb and the medial 2.5 fingers are common complaints by some patients. This is due to compression on the middle nerve and पेरीन्यूरल एडिमा। ये जो नमनेस और टिंगलिंग वुमेन में फील हो रहे हैं वो जनरली कंप्रेशन जो मीडियल नर्व में हो रहा है उसकी वजह से भी हो रहा है, और समटाइम वुमेन को अगर एडिमा है तो पेरीन्यूरल एडिमा की प्रेजेंस में भी ये जो डिसऑर्डर है कार्पल टनल सिंड्रोम वो हो सकता है। एंड देन इसका जो इन्वेस्टिगेशंस आते हैं उसमें इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज कर सकते हैं, एंड क्लिनिकल असेसमेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, एंड जनरली अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। और ये यूजफुल टूल होता है अल्ट्रासाउंड की विजुअलाइज करने में कि मीडियल नर्व, और असेस कर सकते हैं नर्व स्वेलिंग को। मैनेजमेंट, स्प्लिंटिंग कर सकते हैं वुमेन में जो हैंड पे स्प्लिंट करके, और फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एंड एलिवेट कर सकते हैं हैंड और ब्रेस्ट को। राउंड लिगामेंट पेन, stretching of the round ligament during movement in the pregnancy may cause sharp pain in the groins. This pain may be unilateral or bilateral. It is usually felt in the second trimester onward. This is more common in right side as a result of डेक्स्ट्रोरोटेशन ऑफ द यूट्रस। और जो ये राउंड लिगामेंट पेन है इसमें जो प्रेगनेंसी के टाइम पे स्ट्रेचिंग होती है मसल्स में उसके रिलेटेड वोमेन को पेन होने लग जाता है ग्रॉइंस एरियाज में, और कभी कभी ये बोथ साइड में होता है बट कभी कभी एक ही साइड में रहेगा, और जनरली वोमेन को ये 3 महीने के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में फ्लैट होने लग जाएगा। और ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि जो यूट्रस है उसका डेक्स्ट्रो रोटेशन हो रहा है, इसलिए भी रहता है।
तो इसमें जो पेन है वो कभी कभी बहुत शार्प वुमेन को भी फील होता है, तो पेन सीवियर भी बहुत सारी वुमेन को हो सकता है। एंड पेन में बी अवेक्ड एट नाइट टाइम बिकॉज ऑफ सडन रोल ओवर मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप। पेन may be reduced by making movement gradual instead of sudden. Local heat application is helpful. Analgesic are rarely needed. पेन नाइट टाइम पे भी हो सकता है जिससे कि वुमेन का जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड समटाइम ये हो सकता है कि जो पेन है वो रिड्यूस हो सकता है उससे मूवमेंट को, और जो हीट एप्लीकेशन है उससे भी रिलीफ मिल सकता है। और कभी कभी जो एनाल्जेसिक मेडिकेशन है प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर उससे भी रिलीफ मिल सकता है वुमेन को। Causes इसमें often complain of sharp and sudden short-lived pain over the groin during sudden movement. This is attributed to spasm of the round ligament. Generally ये जो मूवमेंट होते हैं जो स्पाज्म है और जो यूट्रस का हल्का सा रोटेशन है, शिफ्टिंग है, जितने भी जो चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गन में उनसे हो सकता है वुमेन को। So the management, avoidance of sudden change of the posture and use of local heating pad is helpful. So woman को sudden position change नहीं करनी है, उसको थोड़ा gradually करनी है, slowly अगर उसको posture या maintain करना है और position change करनी है। Then analgesics are rarely needed. Analgesics बहुत कम use करना हैं, और अगर वुमेन को सीवियर पेन हो रहा है तो वो एडवाइस से प्रेस्क्राइब कर सकती है। पैटकियलिज्म, इसको हम इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ सलाइवा भी कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी टाइम पे भी ज़्यादा देखने को मिलता है वुमेन में। एंड it may be associated with increased intake of starch through actual cause it not known. This problem is usually self-limiting and may be overcome by decreasing intake of carbohydrates. It is not associated with any adverse pregnancy outcome. तो जो पेटेलिज्म है वो जनरली अगर एक्सेसिव सलाइवा सिक्रेशन होता है प्रेगनेंसी टाइम में तो भी होता है, बट इसका जो मेन एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक अननोन है। एंड सम टाइम अगर डाइट पैटर्न में सब लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट इनटेक अगर वुमेन कंज्यूम करे तो भी वो डिक्रीज हो सकता है सलाइवा। एंड जनरली ये एसोसिएटेड नहीं रहता कि जिससे कि एडवर्स प्रेगनेंसी में कोई इफेक्ट पड़े। कॉज एंड इन्वेस्टिगेशन, हार्मोनल फ्लक्चुएशन, क्योंकि हार्मोनल में चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तो भी हो सकता है। एंड राइज इन एस्ट्रोजन एंड एचसीजी लेवल, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। एंड वुमेन को जब फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसका डाइट पैटर्न भी पूछ सकते हैं कि वो डाइट में क्या ले रही है। अगर एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट ले रही है तो ऑलरेडी हमें बताना है वुमेन को। इसमें मेनली सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस, ओरल हाइजीन मेंटेन करवा सकते हैं वुमेन को, और जनरली उसको रेगुलर ब्रशिंग माउथ वॉश के लिए भी बता सकते हैं। एंड जनरली मैनेजमेंट में ओरल हाइजीन एंड वाटर हाइड्रेटेड स्टे हाइड्रेटेड हम बोल सकते हैं वुमेन को कि फ्लूइड लेते रहना है। सिंकोप, if it is you often seen in the woman following prolonged standing and standing upright abruptly. This is due to pooling of blood in the veins of the lower extremities. There is the effect of compression of the pelvic vein by the gravid uterus also. So generally
अगर वोमेन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में है और जो स्टैंडिंग है वो थोड़ा इंटरप्टेड हो रही है वोमेन का, मीन्स कि जनरली ज़्यादा पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, क्योंकि अगर वुमेन स्टैंडिंग पोजीशन में तो सारा प्रेशर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जा रहा है। तो इसमें ये कंप्रेशन इफेक्ट ऑफ पेल्विक वेन बाय ग्रेविट यूट्रस की वजह से ये चीज़ होती है, क्योंकि प्रेशर वुमेन में ज़्यादा लग रहा है। Then other causes may be dehydration, hypoglycemia, overexertion. The woman present with dizziness or lightheadedness on standing upright abruptly or following standing for a prolonged period. तो अगर woman बहुत prolonged period के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में है तो भी ये चांसेस कॉजेज रहेंगे। और जनरली अगर वुमेन डिहाइड्रेटेड वाटर नहीं ले रही है तो भी हो सकता है। और जो ग्लूकोज लेवल है वोमेन में वो भी कम है, और डीजीनेस और वोमेन में हेडेक भी है, तो भी वो इस कंडीशन को गेन कर सकती हैं। देन सिंकोप यूजुअली resolve rapidly on lying in the left lateral position. जनरली ये जो कंडीशन है वो अगर वुमेन लेफ्ट लेटरल पोजीशन में है तो भी थोड़ा रिड्यूस हो जाती है। एंड सिंकोप इन द सुपाइन पोजीशन इज ऑल्सो managed by resting in the lateral recumbent position. Recurrent syncope need cardiological evaluation. So syncope रेस्टिंग टाइम पे भी पोजीशन में मेंटेन रह सकता है, या सुपाइन पोजीशन अगर वुमेन ले रही है तो भी मैनेज्ड रह सकते हैं। मेनली जो कॉजेज हैं उसके फिजिकल चेंजेस से रहता है, और वैसोवेजाइजल सिंड्रोम, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम अगर किसी को प्रॉब्लम है कि I hope I am audible. So these cause an investigation physiological change, vasovagal syncope and supine hypotensive syndrome. तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंज रहते हैं वुमेन में तो भी ये कंडीशन आ सकती है। एंड समटाइम सुपाइन हाइपोटेंशन रहता है, मीन्स अगर वुमेन लाइंग डाउन हो रही है तो उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, बट अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन है या फिर उसका सडन पोजीशन चेंज है तो भी चेंजेस आ सकते हैं ब्लड प्रेशर में। एंड देन इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी यूज कर सकते हैं, और समटाइम ब्लड टेस्ट भी एडवाइस कर सकते हैं वुमेन को। मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। मोस्टली जितने भी माइनर डिसऑर्डर्स हैं उसमें लाइफ स्टाइल को मेन फोकस किया जाता है वुमेन को, कि उसका डाइटरी पैटर्न कैसा है, उसका डेली रूटीन कैसे है वुमेन का। एंड जनरली इसमें जो फ्लूइड इनटेक है वुमेन को ज़्यादा लेना है, एंड ईट फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल डाइट, हर कुछ कुछ घंटे में थोड़ी थोड़ी डाइट वुमेन ले सकती हैं। एंड ग्रेजुअल पोजीशन चेंज, सडन पोजीशन चेंज नहीं करनी है, ग्रेजुअली पोजीशन को चेंज करना है, और जनरली लाइट मॉडरेट एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं वुमेन को। नेक्स्ट इज एंकल एडिमा। Excessive fluid retention as evidenced by marked gain in weight or evidences of preeclampsia has to be excluded. No treatment is required for physiological edema or orthostatic edema. Edema subsides on rest with slight elevation of the limbs. Diuretics should not be prescribed. So जो एंकल एडिमा रहता है तो इसमें जो ज़्यादा अमाउंट का फ्लूइड होगा वो वेट गेन भी करेगा, और इसमें जैसे प्री एक्लेम्सिया है
और जैसे नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर फिजियोलॉजिकल एंड एडिमा फॉर ऑर्थोस्टैटिक। तो ये जनरली इसमें जो एंकल एडिमा है वो बहुत कॉमनली वुमेन में प्रेजेंट रहता ही है, क्योंकि वहाँ पे उसका वेट गेन हो रहा है इसलिए भी। और जनरली इसमें कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होता है, और ये खुद ही सबसाइड हो जाएगा एडिमा जब वुमेन रेस्ट करिए या थोड़ा स्लाइट एलिवेशन करिए लिम्स का। सो डाययूटिक इसमें प्रिस्क्राइब्ड नहीं किए जाते हैं। सो इसमें कॉज आ सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन कॉज में है अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं, एंड इन्वेस्टिगेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और वाइटल साइंस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। लिमिट स्टैंडिंग एंड सिटिंग। जो स्टैंडिंग पोजीशन है और सिटिंग पोजीशन है उसको लिमिट कर सकते हैं, और एलिवेट कर सकते हैं लेग को, और कंफर्टेबल लूज क्लॉथिंग वुमेन को एडवाइस कर सकते हैं वेयर करने के लिए। एंड वुमेन को बताना है कि उन्हें हाइड्रेटेड रहना है, और जो सॉल्ट इनटेक है वो भी लिमिट करना है, मीन्स कम अमाउंट में सॉल्ट लेना है, एंड जेंटल एक्सरसाइज करनी है। Urinary frequency. Frequent urination is common and normal symptoms during pregnancy. अगर जो प्रेगनेंसी के कॉमन सिम्टम्स में कहें तो एक यूरिन फ्रीक्वेंसी भी कॉमन सिम्टम्स है, क्योंकि जो यूट्रस है वो जो ब्लैडर है उसको, इस ब्लैडर स्प्रिंचर को जो फ्रीक्वेंट आगे जो ट्राइमेस्टर्स हैं लेटर प्रेगनेंसी के, जो सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो फीटल का ग्रोथ होता है, यूट्रस इनलार्जमेंट होता है, तो वो ब्लैडर को थोड़ा पुश कर देता है, और जैसे कि बार बार वोमेन को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन फील होता है। Cause and investigation. The pressure of growing gravid uterus during the first trimester of pregnancy and the pressure of fetal head when it engages in the pelvis near full term causes irritations of the bladder base and predisposes to urinary frequency. तो जो जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ेगा तो लेटर ऑन जो पेल्विस के ऑर्गन्स हैं और उसके नियर बाय के ऑर्गन है वो थोड़ा अफेक्ट करेंगे उन ऑर्गन्स को, और जनरली इसमें ब्लैडर बहुत कॉमन है जिससे कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी रहती है। मैनेजमेंट रीएश्योरेंस फॉर द वुमेन एंड urinary antiseptics of if women having urinary tract infections. Vaginal discharge. Assurance of to the patient and advice for local cleanliness are all that are required. Presence of any infection, trichomonas, candida, bacterial vaginosis should be treated with vaginal application of metronidazole or meconazole. So वेजाइनल डिस्चार्ज भी वुमेन को हो सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। सो इसमें जनरली अगर इन्फेक्शंस हैं जैसे कि क्लेमाइडिया है और कैंडिडा है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है और ट्राइकोमिनास है, तो भी ये क्लीननेस और हाइजीन मेंटेन करने की एडवाइस दे सकते हैं वुमेन को। और जो ये बैक्टीरियल और कैंडिडा है तो उसमें वुमेन को मेट्रोनिडाजोल और माइकोनिडाजोल वेजाइनल एप्लीकेशन के लिए एडवाइस कर सकते हैं। कॉजेज एंड इन्वेस्टिगेशन। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, यीस्ट इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस, sexually transmitted infection, urinary tract infection. So जो causes हो सकते हैं वो various bacterial disease और infection infectious conditions हो सकते हैं, तो उसमें
नोसिस आता है, कैंडिडियासिस जो यीस्ट फिंग इन्फेक्शंस हैं, और एसटीआईज और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कॉज हो सकते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के. So investigation is a history collection, physical examination and vaginal fluid test. Next is the management, genital hygiene, avoid douching and antibiotics and antifungal medication as per डॉक्टर्स ऑर्डर. इसमें मैनेजमेंट में जनरली वुमेन को एडवाइस कर सकते हैं कि वुमेन को जेनिटल हाइजीन मेंटेन करनी है, क्लीननेस मेंटेन करनी है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बाद भी वाटर से क्लीन करना है द जेनिटल पार्ट्स. एंड एज पर डॉक्टर एडवाइस तो एंटीबायोटिक और एंटी फंगल मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वुमेन को. So this is all about the today's class. I just summarize these all the topics, subtopics. So today we studied about the identification and management of minor discomfort of the pregnancy. So these all are the minor discomfort of the pregnancy. The first one is nausea and vomiting, and there are the causes and management, backache and constipation, which is common, and there must be change in the diet, fibers, vegetable and fluids, and leg cramps may be due to the deficiency of the calcium, so supplementary calcium should be advised to the mother. Sometime massaging and local heat can be given. Acidity and heartburn can be due to the constriction in the esophageal sphincter, and so that the woman should be advised not to overeat, just avoid overeating and just take food in the small and frequent meals. So the management is more frequent smaller meal. Antacids. Varicose vein which appears during the pregnancy. Sometimes it may be relieved after the pregnancy, but it may be caused due to increased blood volume, hormonal changes and physical pressures of growing uterus. So management, wearing compression stockings, elevation, legs, wear comfortable clothing, hemorrhoids, and these all are the investigation and management. Then carpal tunnel syndrome, and in which there will be pain and numbness in the thumb, index and middle finger, and it may be due to compression effect on the median nerve. And then is management may be done splinting and physical therapy, lifestyle modification, elevation of hand and wrist. Round ligament pain. So stretching of round ligament may be due to the increase the size of the uterus, and generally there will be pain in the groins, and it may be severe pain, so that the woman have to take analgesics as per prescribed by the doctor order, and she should be avoid movement suddenly. So these all are the causes, and the management is to avoid sudden change in the posture, and use of local heating pads is very helpful. And botulism, in which there will be increased secretion of the saliva. So in the pregnancy, if the woman is having the different diet intake, so it may be caused due to fluctuation, rise in estrogen, HCG, so physical examination, and there should be maintenance of the oral hygiene and advise women to be stay hydrated.
Syncope is generally due to the prolonged standing and upright abruptly. So in that there will be pooling of blood in the veins of the lower extremities, and generally it can be investigated by the history collection, physical examination, electrocardiogram, blood test. So these all are the management of it: lifestyle, increase frequent meal, small meals, and gradual position, light moderate exercise. Ankle edema, in which there this is also common, where excessive fluid retention can occur in the pregnant woman, and causes may be physical examination, vital signs, and and the management is to elevate the leg, comfort clothing, and advise women to stay hydrated. And the urinary frequency, in which common during the time of pregnancy, and management can be given urinary antiseptics. And if the woman having urinary tract infection, so the woman have to take advice from the physician. Vaginal discharge, assurance of the patient to advise for local cleanliness, and presence of any infection like Candida, bacterial vaginosis should be treated with vaginal application, metronidazole and leconazole. And the causes are mainly STIs and urinary tract infection, yeast infection, candidiasis, and bacterial vaginosis. And investigation can be done: history collection, physical examination, vaginal fluid test. So management is general hygiene, avoid douching, antibiotics and antifungal medication as per prescribed by the doctors. So thank you all for watching this, and you just like, share and subscribe so that I will make the more informative videos. And generally these all topics cover the latest syllabus of the BSc Nursing 6th semester of obstetrics and gynecology subject. So you all have to study and make the notes. This is the complete notes, having reviewing from the different resources, and generally you all have to note down all these notes. And this is the explanation in which the English notes, and also there will be Hindi explanation. So if any person having difficulty in the language, she can take either the notes or either the content which can they hear, and they can write on their notes. And if any problem having any difficulty having any student, so they can just comment. So thank you so much.